नासा दुनिया की बाकी कंट्रीज के मुकाबले अपने स्पेस मिशन पर ज्यादा फोकस करती है। यहां तक कि चांद पर इंसानों को भेजने के मामले में भी नासा का ही नाम आता है। नासा ने ही अपोलो मिशन की शुरुआत की थी। उस वक्त अपोलो मिशन की बहुत ज्यादा ही चर्चा थी, क्योंकि अपोलो 11 मिशन के जरिए ही पहली बार पृथ्वी से बाहर चांद के सरफेस पर इंसानों को उतारा जा रहा था। नासा का अपोलो 11 मिशन सक्सेसफुल रहा, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके दो साथी पहली बार चांद पर जाकर वापस से धरती पर सुरक्षित वापस आए थे। यह मिशन दुनिया के सामने अमेरिका और नासा की मजबूती का प्रमाण था। आगे चलकर नासा का अपोलो 12 मिशन भी सक्सेसफुल रहा, लेकिन अब आगे के मिशन के लिए वहां के लोगों में उतनी खास दिलचस्पी नहीं बची थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि सरकार इन स्पेस मिशन पर बेवजह ही पैसे खर्च कर रही है। उसी दौरान अपोलो 13 मिशन की तैयारी चल रही थी और लोगों की ज्यादा रुचि न होने के बावजूद भी अपोलो 13 को लॉन्च किया गया। लेकिन इस मिशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि यह मिशन पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गया। यह मिशन पिछले 2 मिशन के मुकाबले असफल रहा, लेकिन इस मिशन ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम फिर भी दर्ज कर लिया। आखिर क्या हुआ था अपोलो 13 मिशन के दौरान? क्या यह मिशन असफल रहा? जानेंगे हम अपने आज की वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। जी हाँ, अपोलो 13 मिशन। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों अपोलो 13 मिशन अनसक्सेसफुल रहा और इसके बावजूद क्यों ये मिशन इतिहास में दर्ज हो गया, जिसे लोग आज भी याद करते हैं तो उनका दिल दहल जाता है। आइए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नासा अपने 2 सक्सेसफुल मिशन अपोलो 11 और अपोलो 12 के बाद अपोलो 13 को लॉन्च करने वाला था, और जैसा कि हमने पहले ही बताया, तब वहां के लोग इस स्पेस मिशन में खास रुचि नहीं दिखा रहे थे, जिससे इस मिशन को खास तवज्जो नहीं मिल रही थी। लेकिन इस बार नासा के साइंटिस्ट इस मिशन के जरिए अमेरिकी सरकार को ये प्रूव करके दिखाना चाहते थे कि स्पेस में पैसा खर्च करना वाकई में जरूरी है, और इसलिए अपोलो 13 का प्राइमरी मिशन सिर्फ इंस्पेक्शन और सर्वे करना ना होकर चांद के सरफेस पर इंसानों की कैपेबिलिटी को डेवलप करना था। फ्रेंड्स, पिछले बार के स्पेस मिशन की तरह ही इस बार भी स्पेस क्राफ्ट का डिजाइन वैसा ही था, जिसमें 4 मेन कंपोनेंट्स थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लूनर मॉड्यूल और मॉड्यूल लॉन्च सिस्टम। और इस बार भी मिशन के लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स को इस मिशन पर भेजा जा रहा था। 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 की लॉन्चिंग होती है। लॉन्चिंग के बाद अगले 2 दिनों तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। मिशन प्लान के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। फ्रेंड्स, नासा के इस मिशन को टेलीविजन ब्रॉडकास्ट भी करना था, लेकिन उस वक्त इस मिशन को कोई खास तवज्जो नहीं मिल रही थी। इसी वजह से इसे ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया। मिशन के तीसरे दिन, जब स्पेसक्राफ्ट धरती से लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती पर बैठे फ्लाइट कंट्रोलर्स एस्ट्रोनॉट्स को कहते हैं कि वो एक बार ऑक्सीजन लेवल चेक कर लें। वो बस एक रूटीन चेक था, जिसके दौरान कुछ स्विच ऑन ऑफ करने होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस रूटीन चेक के दौरान एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वार्निंग लाइट्स जलने लगते हैं, अलार्म बजने लगते हैं। एकदम से सही चल रहे मिशन में उथल पुथल मच जाती है। दरअसल अपोलो 13 के लॉन्चिंग से पहले नासा के मैनेजर्स और इंजीनियर्स स्पेसक्राफ्ट का इंस्पेक्शन करते हैं, और उसी में एक ऑक्सीजन टैंक अंदर से डैमेज रहता है, जिसे जांच के दौरान इंजीनियर्स नहीं देख पाए। और जब मिशन के दौरान रूटीन चेक किया गया तो इस टैंक में एक स्पार्क हुआ, जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका हो गया। हालांकि इस धमाके से ज्यादा खतरनाक परेशानी ये थी कि एक और ऑक्सीजन टैंक धमाके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें से ऑक्सीजन लीक होने लगा। एस्ट्रोनॉट्स ने ऑक्सीजन लीक होते हुए अपने स्पेसक्राफ्ट से ही देखा। अब जब धरती पर बैठे नासा के पास इस घटना की खबर पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस मिशन को कोई तवज्जो नहीं मिल रही थी और जिसे टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट भी नहीं किया जा रहा था, अब वही खबर दुनिया भर में तेजी से फैल गई। हर न्यूज चैनलों पर, अखबारों में इस मिशन में लोग रुचि लेने लगे, और अब उन्हें ये देखना था कि नासा इस मिशन को किस दिशा में ले जाती है। क्या वो इसे आगे कंटिन्यू करेगी या इस मिशन को अबॉर्ट करके अपने एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर सुरक्षित लाने में जुट जाएगी। नासा के पास अब बहुत बड़ी चुनौती थी, और उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को ही सही सलामत धरती पर लाने के लिए ही कोई भी डिसीजन लेंगे।
एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लाने के दो तरीके थे। पहला तो ये कि वो स्पेसक्राफ्ट को उल्टा घुमा ले, लेकिन ऐसा करने के लिए सर्विस मॉड्यूल में लगे इंजन को चलाना पड़ता, और सर्विस मॉड्यूल में लगा इंजन जिस जगह पर था वो धमाके वाली जगह से बेहद करीब था, और किसी को ये खबर नहीं थी कि उस धमाके में वो इंजन भी क्षतिग्रस्त हुआ है या नहीं। इसलिए नासा ने दूसरे तरीके पर अपनी हामी भरी, लेकिन दूसरा तरीका टाइम टेकिंग था। जी हाँ फ्रेंड्स, नासा के दूसरे तरीके के अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर आने में 4 से 5 दिन का समय लग जाता। 4 से 5 दिन का समय कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स के पास उतना पानी और ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए बचे हुए नहीं थे, और यही सबसे बड़ी चिंता का कारण था। खैर, फिर भी इसी तरीके पर काम किया जाने लगा। एस्ट्रोनॉट्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वो स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सारे नॉनसेंस सिस्टम को शट डाउन कर दें ताकि बिजली बचाई जा सके। अब प्लान के अकॉर्डिंग लूनर मॉड्यूल का इस्तेमाल लाइफ बोट की तरह किया जाना था। लूनर मॉड्यूल को चांद पर बिना लैंड कराए धरती की ओर वापस मोड़ना था। फ्रेंड्स, लूनर मॉड्यूल वाला ऑप्शन सटीक ऑप्शन था, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये थी कि ऐसे ये सोचकर डिजाइन नहीं किया गया था कि वो एस्ट्रोनॉट्स को वापस से धरती पर लेकर आए। खैर, एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल में बैठ जाते हैं और पहली बार इसके इंजन को ऑन किया जाता है, जिसकी मदद से ये चांद की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। चांद की दूसरी तरफ पहुंचने पर टाइम मार्जिन बहुत बढ़ जाता है और इनके पास खाने पीने की चीजें सफिशिएंट नहीं थी। धरती पर नासा की टीम हर तरह के कैलकुलेशन में लगी हुई थी और वो इस डिसीजन पर आते हैं कि लूनर मॉड्यूल के इंजन को दोबारा से ऑन करना होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि लूनर मॉड्यूल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसका इंजन 1 या 2 बार ही ऑन किया जा सके, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके इंजन को 2 से ज्यादा बार ऑन किया गया और हर बार ये काम करने में सफल रहा। अब स्पेसक्राफ्ट और पृथ्वी के बीच की टाइम मार्जिन बहुत कम हो गई थी, लेकिन एक चैलेंज अभी भी सामने था। दरअसल जब कमांड मॉड्यूल धरती के एटमॉस्फेयर से गुजरता है, तब स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स और नासा के एम्प्लॉइज के बीच का कम्युनिकेशन 2 से 3 मिनट के लिए ब्लैकआउट हो जाता है, और इस दौरान भी वही हुआ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब क्रिएट हो गई जब 3 मिनट के बाद स्पेसक्राफ्ट से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। चौथा मिनट भी आ गया। अब नासा वाले हैरान और परेशान होने लगे, लेकिन तभी करीब 4 मिनट 27 सेकंड बाद दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन फिर से होने लगी। कम्युनिकेशन फिर से एस्टेब्लिश्ड होने के बाद नासा की जान में जान आई। यहाँ तक कि पूरा देश और पूरी दुनिया इस वक्त इस मिशन पर न्यूज चैनलों के माध्यम से कनेक्टेड थे। अब सबसे बड़ा सवाल था तीनों एस्ट्रोनॉट्स का धरती पर सेफ लैंड करना। फिर प्लान के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट को पैसिफिक ओशन में एक तय जगह पर गिराया गया और पैराशूट लगाए एस्ट्रोनॉट्स को आसमान में देखकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। रेस्क्यू टीम द्वारा एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू किया जाता है और इस तरह से इस खौफनाक असफल मिशन अपोलो 13 का अंत होता है। फ्रेंड्स, ये मिशन भले ही अनसक्सेसफुल रहा हो, लेकिन नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित वापस से धरती पर लौटाकर, वो भी तब जब उनके पास इस कंडीशन के लिए कोई प्लान नहीं था, ये साबित कर दिया कि क्यों नासा दुनिया की पावरफुल स्पेस एजेंसीज में गिनी जाती है। इस मिशन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।